हेलो स्टूडेंट्स, आज न्यूटन्स लॉ की हेल्प से हम लोग आज इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और उसके लिए मैंने आपके लिए एक क्वेश्चन सेलेक्ट किया है। ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन की हेल्प से हम काफ़ी हद तक काफ़ी बेहतर तरीके से इक्विलिब्रियम के कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। तो देखिए क्या क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है, पढ़ लेते हैं। अ बॉल इज हेल्ड एट रेस्ट इन अ पोजीशन ए। एक बॉल है यहाँ पर जो एक पोजीशन ए पर रेस्ट पर है। बाय द टू लाइट कॉर्ड्स, रेस्ट पर है और ये दो, एक स्ट्रिंग ये लगी है और एक कॉर्ड हमारे पास ये है, इन दोनों से बंधा हुआ है। द हॉरिजॉन्टल कॉर्ड इज कट। अब इस कॉर्ड को हम कट करेंगे यहाँ से। एंड द बॉल स्विंग एज पेंडुलम। अब बताइए जैसे हम इसको कट करेंगे क्या होगा, ये यहाँ से फ्री हो जाएगा और ये स्विंग करता हुआ बी की तरफ आएगा। फिर क्या होगा, बी से फिर से ये ए की तरफ आएगा। फिर जैसे पेंडुलम स्विंग करता है ये लगातार स्विंग करता रहेगा। हमें फाइंड करना है व्हाट इज द रेशियो ऑफ द टेंशंस इन द सपोर्टिंग कॉर्ड ए एंड बी। यानी कि हमें यहाँ पर इस जगह पर जब आएगा तो टेंशन कुछ टी ए होगी और यहाँ पर ये सपोर्टिंग कॉर्ड है, इसकी टेंशन टी बी होगी। तो हमें इस टी ए और टी बी का जो है वो रेशियो फाइंड करना है। आप ये क्वेश्चन नोट कर लीजिए और फिर इसको हम लोग आगे करते हैं। अब देखिए इस ए पॉइंट पर, पहले हम इस ए पॉइंट की बात करते हैं। ये ए पॉइंट जो है ये रेस्ट पर है, ये बॉल जो है ए पॉइंट पर रेस्ट पर रहेगी। टाइम के साथ इसकी पोजीशन चेंज नहीं होगी। इसका मतलब है कि इस पर्टिकुलर पॉइंट पर ये परफेक्ट इक्विलिब्रियम है, मतलब सभी डायरेक्शंस में इसका इक्विलिब्रियम है। हम किसी भी डायरेक्शंस में अगर इसका फोर्स ड्रॉ करेंगे तो इन ऑल पॉसिबल डायरेक्शंस द नेट फोर्स मस्ट बी ज़ीरो। तो पहले इस ए पॉइंट का हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाते हैं। तो फॉर द पॉइंट ए पॉइंट का देखते हैं। तो इस ए पॉइंट पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसमें एक mg लग रहा होगा, यहाँ पे टेंशन टी ए है, ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी हमारे पास थीटा हो जाएगा। तो ये कंपोनेंट आ जाएगा इसका टी ए कॉस थीटा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा इसका विच इज़ टी ए साइन थीटा। और इधर भी कुछ टेंशन होगी इसकी टी डैश, कुछ नई टेंशन हमने लिख दी। इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इस टी डैश का कोई यूज़ नहीं है, तो इसका कोई यूज़ नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं क्वेश्चन लिखने की। अदरवाइज़ ये टी डैश की वैल्यू जो है वो टी ए साइन थीटा के इक्वल हो जाएगी और जो टी ए कॉस थीटा है, टी ए कॉस थीटा जो है वो इस एम जी को बैलेंस कर रहा होगा, क्योंकि ये पॉइंट मूव नहीं कर रहा है, ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है। यानी ऊपर जो फोर्स लग रहा है और जो नीचे फोर्स लग रहा है वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे। इसी तरह से राइट और लेफ्ट भी मूव नहीं कर रहा है, तो इस डायरेक्शन के फोर्स भी इसको क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। तो अगर हम लिखना चाहें तो टी डैश की वैल्यू टी ए साइन थीटा लिख सकते हैं। तो ये हमारे पास इक्वेशन आ गई 1। अब हम इस पोजीशन पे देखते हैं, इस पोजीशन पे क्या होगा। अब देखिए ये एंगल भी थीटा है, ये एंगल भी थीटा है। जब इस बॉल को हम यहाँ से छोड़ेंगे तो ये इधर जाएगी और बी पॉइंट पर ये रेस्ट पर आ जाएगी, मोमेंट्री एट रेस्ट। मोमेंट्री एट रेस्ट, मोमेंट्री एट रेस्ट का मतलब है कि जस्ट यहाँ पे रुकेगी और फिर से इस पाथ को दोबारा फॉलो करना स्टार्ट करेगी। मोमेंट्री रेस्ट का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर नेट फोर्स जीरो हो गया। किस लाइन के अलॉन्ग फोर्स इसका जीरो हो सकता है, लेकिन ये जो स्ट्रिंग है हमारी, इस स्ट्रिंग की लेंथ नहीं बढ़ सकती। तो यो हमारा, अगर इस लाइन के अलॉन्ग हम इसको ऐसे ड्रॉ करें, एक परपेंडिकुलर, यहाँ से हमने 90 डिग्री ड्रॉ किया, तो इस लाइन के अलॉन्ग, इस लाइन के अलॉन्ग, स्ट्रिंग की लाइन के अलॉन्ग, कॉर्ड की लाइन के अलॉन्ग फोर्स बैलेंस होगा, जबकि और किसी भी लाइन के अलॉन्ग फोर्स बैलेंस नहीं हो सकता, क्योंकि नेक्स्ट मोमेंट पर ये बॉल जो है वो इस डॉटेड लाइन से, ऊपर वाली कर्व लाइन से पाथ फॉलो करेगी और फिर से इसे जो ए पोजीशन तक आएगी। लेकिन इस पर्टिकुलर मोमेंट पर ये स्ट्रिंग की लेंथ ना बढ़ेगी ना कम होगी और इस पॉइंट पर इसकी कोई वेलोसिटी भी नहीं है, इसलिए कोई सेंट्रीपिटल फोर्स का कॉन्सेप्ट भी नहीं लग पाएगा। तो इस केस में ये एम जी, ये एंगल यहाँ से हम इसको थीटा लिख लें, ये एंगल हम यहाँ से थीटा लिख लें, तो ये वैल्यू हो जाएगी एम जी कॉस थीटा। याद रखिए इस बी पॉइंट पर केवल अलोंग द स्ट्रिंग ही इक्विलिब्रियम है,
और किसी भी पॉइंट के अबाउट इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट नहीं करता, जबकि ए पॉइंट पर सभी डायरेक्शंस में इक्विलिब्रियम है, आप किसी भी डायरेक्शन में चूज कर सकते हैं। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में जो टी बी की वैल्यू है हमारे पास वो एम जी कॉस थीटा के इक्वल होगी। ये इक्वेशन नंबर 2 आ जाएगी हमारे पास। इक्विलिब्रियम इस बी पॉइंट पर केवल अलोंग द स्ट्रिंग होगा, जबकि ए पॉइंट पर सभी डायरेक्शन में होगा। अब इन दोनों को अगर हम सॉल्व कर लें, टी बी की वैल्यू ये है, टी ए की वैल्यू ये है, इक्वेशन 1 और 2 को डिवाइड कर दें, तो डिवाइड करते हैं हम इक्वेशंस को, डिवाइड इक्वेशन 1 फ्रॉम 2, तो 2 से डिवाइड करें तो यहाँ पर वैल्यू आएगी टी ए को हम लिख सकते हैं एम जी बाई कॉस थीटा, और टी बी को हम लिखेंगे एम जी कॉस थीटा, और इनको हमने कहा है डिवाइड करने के लिए, तो आपने एम जी से एम जी कैंसिल कर दिया, तो ये टी ए बाई टी बी की वैल्यू जो है वो कितनी आ जाएगी, ये 1 बाई कॉस थीटा, ये कॉस थीटा, तो ये 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 बाई कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर थीटा। तो हमारे पास आंसर जो है वो टी ए अपॉन टी बी की वैल्यू सेक स्क्वायर थीटा आ जाती है। तो आंसर हमारे पास आ गया टी ए अपॉन टी बी इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। काफ़ी स्टूडेंट्स जिससे जब क्वेश्चन ये पूछा जाता है तो मैक्सिमम स्टूडेंट्स टी ए और टी बी का जो रेशियो है वो 1:1 लिख देते हैं। याद रखिए ऑप्शन में ये भी दिया होगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा तो टी ए बाई टी बी का रेशियो 1:1 भी लिखा रहा होगा अगर, तो आप ध्यान से रखिए कि पूछा क्या गया है। ये क्वेश्चन आप तभी कर सकते हैं जब आपको इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और इसकी हेल्प से भी हम इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट को समझ सकते हैं। थैंक यू, पढ़ते रहिए, टेक केयर।